सही, राजभर जो बोलता है सीना ठोक के बोलता है। जहाँ दो दिलों की मुलाकात हो, जुबान चुप रहेगी मगर बात हो। पहले जान तो बचे, जान बचाने के लिए अब देखिएगा ना, खेल देखते जाइए खाली। जनता, मतदाता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद को सम्मान नहीं मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। इन्होंने बहुत सारे गरीबों की जमीन छीनी है, किसी का बुलडोजर से छत तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी हमें और आपको सबको झांसा दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवानी। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और अब उत्तर प्रदेश तक सियासत में बगावत, टूट और जोड़तोड़ की चर्चाओं ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त महाराष्ट्र में है, जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में सब कुछ ठीक न होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। 24 घंटे में परिस्थिति कैसे बदली है। महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त उथल-पुथल और चर्चा इस बात की है कि शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद बगावती तेवर दिखा रहे हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर चला, सांसदों से संपर्क साधे गए और पार्टी ने भी डैमेज कंट्रोल की कवायद तेज कर दी। हालांकि इन खबरों पर अभी तक आधिकारिक तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे 2022 की उस बड़ी बगावत से जोड़कर देखा जा रहा है जब एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ अलग हो गए थे और महाराष्ट्र की सत्ता का पूरा समीकरण ही उस समय बदल गया था। महाराष्ट्र की सियासी हलचल की गूंज उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही है। यूपी सरकार में मंत्री और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में भी बड़ी टूट हो सकती है। राजभर के इस बयान ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी और सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या सपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है, बयानों की राजनीति है। राजभर के दावे के बाद समाजवादी पार्टी भी सक्रिय हो गई। खुद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर तगड़ा पलटवार किया। आपको बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी सवाल कि आखिर ये बगावत की सियासी आंधी कब तक चलेगी, कहां तक चलेगी। टीएमसी, यूबीडी के बाद क्या अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है? यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के दावों में कितनी सच्चाई है? तो क्या 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव की पार्टी में भी टूट दिखाई दे सकती है? तो इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द हम आज बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूरी राजनीतिक बयान आपको सुनवाते हैं। देखिए, राम गोपाल जी सूची बनाए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी दिए और देखा दोनों लोगों को मुस्कुराहट है। जहां दो दिलों की मुलाकात हो, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी है ना। तो उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हम लोगों का जान बचा रहे, हम लोग तैयार हैं, ये नेता हैं सांसद, इनसे संपर्क कर लीजिए, ये सब लोग आपके साथ आने को तैयार हैं। सब नेता तो आपके दोस्त हैं। 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। नाम बताइए कौन कौन है जो तैयार हो गया? अरे भैया नाम बता दे तो काम गड़बड़ा जाए ना। आप देखिएगा ना, थोड़े दिन इंतजार करिए, ज्यादा दिन नहीं। क्यों ये लोग आएंगे? क्या मिलेगा बीजेपी के साथ आने में? क्या मिलेगा जी? जान बचावे बदे लोग परेशान हो, जो लोग लीलले हो लोग। कोई सीबीआई के जांच चलत हो, कोई के ईडी के जांच चलत हो, और ओकरे बाद भविष्य बा सपा का। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा, और लालच दे करके, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। तो अखिलेश यादव डंके की चोट पर कह रहे हैं बीजेपी का मुकाबला करना है तो निडर लोग चाहिए होंगे, लेकिन सवाल तो फिर यही है कि पार्टी के भीतर जो राजनीतिक समीकरण है, अगर वो बिगड़ते हैं तो फिर आप मुकाबला कैसे करेंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। एलजेपीआर से डॉक्टर विनीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से राकेश शेट्टी हमारे साथ मौजूद हैं,
शिवसेना यूबीटी से सुषमा अंधारे जी आ गई हैं चर्चा में, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ अरुण राजभर राष्ट्रीय प्रवक्ता एसबी-एसपी से भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं रुख अनुराग जी आपका ही करना चाहती हूँ। मैंने सोचा था महाराष्ट्र के विषय से डिबेट शुरू करूंगी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो ये बातें कह रहे हैं, अखिलेश जी ने ये तो कह दिया कि डरा धमकाकर जो डर गया वो चला जाएगा, लेकिन अगर ये डर सही साबित हो गया और वाकई लोग चले गए तो नुकसान तो आपका है सर। अरे ये वो बात कह रहे हैं राजभर जी जो खुद ही टूटे हुए हैं। टूटे हुए लोग दूसरों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? जो हमेशा टूटते रहते हैं, कभी समाजवादी में आके बीजेपी में टूट के चले जाते हैं, कभी बीजेपी से टूट के समाजवादी में आ जाते हैं, वो इंतजार करते हैं कि जिसकी सत्ता बनेगी उनके साथ रहना। वो खुद टूटने वाले हैं और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो टूट के समाजवादी का हाथ पकड़ना चाहते हैं। वो उनके यही मंशा है और वो हम समाजवादियों को अप्रोच करते रहते हैं कि मुझे भैया पार्टी में किसी तरह शामिल करो, यहाँ तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, या ना हमें सीटें मिलने वाली है, ना हमारे लोगों को यहाँ लड़ाने वाले हैं, ना उनको कुछ मिला अब तक। तभी तो हमेशा बीच बीच में टूटते रहते हैं। तो इसलिए टूटने वालों की बात पे कैसे यकीन करेंगे? जिस व्यक्ति को झूठ ही बोलना है, अब झूठ बोलने वाले पे यकीन करने लग जाए। इनके भाषण सुन लीजिए, बीजेपी के बारे में क्या क्या बोलते थे जब समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में लड़ रहे थे। वो भाषण सुन लीजिए, आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी उनके बारे में क्या क्या बोलते थे, सुन लीजिए आप। आपकी पार्टी के भीतर सब ठीक ठाक है? सारे नेता आपके साथ हैं? अरे किसकी बात पे आप चर्चा कर रही हैं? अपना समय व्यतीत कर रही हैं आप। ऐसे आदमी के नाम पे चर्चा, बात पे चर्चा कर रही है जिसकी अपनी वैल्यू नहीं है, उनकी अपनी नहीं। वो खुद अपनी पार्टी में है कि नहीं उन्हें खुद नहीं पता है। उनसे पूछो राजभर जी अपनी पार्टी में है क्या? उन्हें खुद नहीं पता वो अपनी पार्टी में है कि नहीं है। चलिए अनुराग जी, आप उनके दावों को खारिज कर रहे हैं या आप कह रहे हैं, लेकिन हम तो भारतीय राजनीति में जो अभी दिखाई दे रहा है, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र से लेकर उस सिलसिले में उत्तर प्रदेश का नंबर अगर आ रहा है और उस पर बात हो रही है, तो चर्चा का विषय ये है। ममता जैसी बातें आप आज कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी चुनाव के समय ऐसी ही बातें कर रही थी। 50 दिन नहीं हुए, पार्टी 2/3 टूट गई सर। 50 दिन नहीं बीते नतीजे आने के बाद। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने तंत्र का दुरुपयोग करके, जैसे टीएमसी को उन्होंने तोड़ा, अभी उद्धव ठाकरे ग्रुप को तोड़ना चाहती है, तो इसको आप अच्छा मान रही हैं क्या? क्या अब अचानक भाई टीएमसी जिनको भ्रष्टाचारी बोलती थी भारतीय जनता पार्टी, जिस टीएमसी के नेताओं पे तरह तरह के आरोप लगाती थी, उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में तो अपनी कोई विचारधारा है ही नहीं। वो तो टीएमसी में हो जाती है, कांग्रेस में है, राजनीति चले गए तो अगर अखिलेश जी भी ये कह रहे हैं कि जो डर जाएगा वो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है ना, इसका मतलब कि पार्टी के भीतर किसी तरह का डर है। जो डर जाएगा वो, अरे मेरी बात है, वो तो एक बात कही जाती है, जिसको डर है उसको कौन रोक लेगा भाई? जो डरपोक उससे कौन रोक लेगा जरा बताइए? वो तो आप ही, अगर हमारे पास ताकत होगी ईडी सीबीआई, तो मीनाक्षी जी आप ही समाजवादी जिंदाबाद बोलने लगेंगे। अभी इसी जगह आप अपने स्टूडियो से जिंदाबाद बोलेंगे समाजवादी। सवाल यह है कि जो डर जाता है वो जिंदाबाद किसी की बोलने लगता है। अगर हम ईडी अगर मेरे पास ईडी हो तो मीनाक्षी जी गारंटी आप समाजवादी जिंदाबाद बोलने लगेंगे ऑन एयर। तो सवाल उठता है उसको अगर आप जायज ठहराती हैं। इसीलिए मैंने कहा, नहीं शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना, इसीलिए मैंने कहा कि बंगाल जैसी बातें आप आज कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 1 महीने पहले की ममता बनर्जी की बातें सुन रही हूँ। जैसे आप आज बात कर रहे हैं, ऐसी ही बातें बंगाल चुनाव के समय थी, लेकिन परिस्थिति कैसे बदली वो आप देख रहे हैं। मेरा सवाल सर उससे बड़ा है। ठीक है, आपके आरोप अपनी जगह सही है। एक सेकंड, ठीक है आप करिएगा। आपके आरोप अपनी जगह सही हो सकते हैं, आपके आरोप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन सर अगर आप ही की पार्टी से निकलकर लोग जाएंगे तो सवाल तो फिर आपसे भी पूछा जाएगा। लौटूंगी आपके पास। सुषमा अंधारे मुस्कुरा रही हैं लगातार। सुषमा अंधारे जी, यूपी की राजनीति में बात हो गई, लेकिन शुरुआत तो महाराष्ट्र से हुई, और महाराष्ट्र में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है यूबीटी के भीतर, क्या नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही? क्या उनके पास खुला वक्त नहीं है अपने विचार रखने का? क्या चल रहा है अभी यूबीटी के भीतर? क्या रिपोर्ट है आपके पास? एक लाइन का जवाब। आर यू अनुराग जी, लेट अदर पीपल आल्सो स्पीक। सुषमा अंधारे जी, मुझे लगता है कि अनुराग जी कुछ कहना चाहते हैं और अनुराग जी को कहने का मौका मिलना चाहिए। अनुराग जी आप बिल्कुल कहिए, अपनी बात रखिए, क्योंकि बहुत बार हमें अपनी बात रखने का अवसर ही नहीं मिलता। अनुराग जी मैं आपके साथ हूँ, अपनी बात रखिए आप। सुषमा जी आप भी तो अपनी बात रखिए, मैम आपको बोलने का अवसर दिया है, फिर नहीं मैं चली जाऊंगी। देखिए मीनाक्षी जी, मैं होस्ट कर रही हूँ, जैसे मैं होस्ट करूंगी, मुझे उसके हिसाब से सबको समय देना है। आप अपने विषय पर बात करिए, फिर बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। अरे मीनाक्षी जी बोलने तो दीजिए। मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी कि आप उनको बहुत ज्यादा ग्रिल कर रही थी, पर ग्रिल करते समय आप एक सवाल पूछना शायद भूल रही थी, या इस बात पर आप बोलना भूल रही थी कि राजभर साहब का बयान तो आपने सुनवा दिया, खैर
किंतु राजभर साहब ने जो बात कही कि किसी की ईडी है, किसी की सीबीआई है, यानी कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बीजेपी करती है, यह ऑन ईयर अगर राजभर साहब कबूलते हैं तो उनका कबूलना, मीनाक्षी जी यह भी तो आपको रखना पड़ेगा चैनल वालों को कि भैया बीजेपी इस तरह से सारी चलिए ठीक है, बहुत बात चैनल पर हो गई है, लेकिन ये बात बतानी पड़ेगी कि जिस बयान का आप रेफरेंस कर रहे हैं वो इसी चैनल पर, जिस चैनल के पैनल पर आप बैठे हैं उसी चैनल पर लगातार चल रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने सुनाया, उसके बाद फिर दोबारा सुनाया, तो इसलिए कम से कम नहीं, इसीलिए राजभर साहब का पूरा बयान सुनवाया और उसी बयान को आप कोट कर रहे हैं, तो बात पूरी सुनाई गई है मैम, दूसरों को बात पूरी सुनाई गई है, बोलने भी दीजिए, अरे दूसरों को बोलने भी दीजिए जरा। आपने बयान जरूर सुनवाया, लेकिन उस बयान की जो एक अहम पहलू है वो पहलू यह है कि ईडी सीबीआई की धमकी खुलेआम राजभर देते हैं, बीजेपी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कहती है, यह उनके बोलने से प्रतीत होता है, यह उनके बोलने से जो प्रतीत होना है वह आपके बोलने में भी आना चाहिए। खैर छोड़िए, लेकिन जिस तरह की मोडस ऑपरेंडसी पूरे भारत के अंदर चल रही है, डिलिमिटेशन बिल के बाद बौखलाई हुई बीजेपी जिस तरह से एक एक पार्टी को तोड़ने के एक फंडे अपना रही है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे यूबीटी हो, चाहे एसपी हो या और कोई पार्टी एनसीपी हो, यह सारा अगर देखा जाए तो इससे एक ही बात उभर कर सामने आती है कि बीजेपी रेडीमेड प्रोडक्ट उठाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, बीजेपी अपने नंबर्स नहीं बढ़ा पा रही है, ठीक है, इसलिए लोगों की बनी बनाई फसल काटने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, बीजेपी अपने नंबर नहीं जुटा पाती है, इसलिए दूसरों की निशा काटने में बीजेपी ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, डॉक्टर विनीत सिंह भी लड़ते रहे। ऑपोजिशन के दोनों पैनलिस्ट ने 2-3 बड़ी बातें जो यहाँ पर रखी हैं, उसमें है एजेंसीज का दुरुपयोग और बीजेपी के पास अपने नेता नहीं है, अपना कुनबा नहीं है, अपनी शक्ति नहीं है, इसलिए आप दूसरे दलों से नेताओं को तोड़कर लोकसभा में, संसद में आपका नंबर गेम फिट रहे। मॉनसून सेशन नजदीक है, मॉनसून सेशन में जो बिल पास कराने हैं, जो 2029 के लिए प्लान सोचा हुआ है, वो सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए ये सारा नंबर गेम आपको बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और यूपी तक दिखाई दे रहा है। ताकत का बेजा इस्तेमाल, इसलिए बीजेपी की प्रवक्ता भी नहीं आएगी, जवाब न देना पड़ जाए, इसलिए बीजेपी ने अपने सब्स्टिट्यूट भेज दिए, प्रवक्ता गायब। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूट आपके इंडिया अलायंस में होता होगा अनुराग जी, हमारे यहाँ पे मजबूत घटक दल होता है। मीनाक्षी जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपके यहाँ तो जय, अरे भाई सुनिए सुनिए ना सर, आप तो अच्छा बताइए, आप पासवान चिराग पासवान जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं कि नहीं? बताइए आप चाहते हैं कि वो पीएम बन जाए, वो या चीफ मिनिस्टर बन जाए बिहार के? आप इतनी भी आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप बोल जाएंगे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, फिर कहोगे हम सहयोगी दल। अपनी पार्टी के नेता को आप प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बोल चुके हैं। डिबेट की शुरुआत आपसे ही की है, आज तो कम से कम आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए सर। कह रहा हूं अब ठीक है ना, बाकी लोग भी बोल रहे हैं। मेरे पास अभी 2 पैनलिस्ट हैं जिन्होंने अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, जी बोलेंगे अब। हाँ, इनको रोकिए, इनको ये हमेशा से हल्की बात करते हैं। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता जो है सिर्फ पे जाए, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो या चीफ मिनिस्टर की बात हो। 2 चीजें हैं, पहले तो अगर ओपी राजभर जी का बयान सुनेगी मीनाक्षी जी, तो उन्होंने कहा है कि जितने भी सपा के विधायक हैं, सांसद हैं, सब पे केस चल रहा है। इट मींस कि आप करप्शन में संलिप्त हैं। जब संलिप्त रहेंगे तो भैया सीबीआई और ईडी आपके पीछे पड़ेगी। दूसरी बात, कोई पार्टी टूटती क्यों है मीनाक्षी जी? 2 कारणों से। फिर आपने बोलना चालू कर दिया। अभी ओपी राजभर जी ने 2 बातें कही थी, खनन स्कैम और गोमती रिवर फ्रंट स्कैम। 1500 करोड़ रुपया क्या हुआ? मीनाक्षी जी को प्लीज चुप कराइए। अनुराग जी प्लीज उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए सर, समय बर्बाद हो रहा है। मुझे मजबूरन सर आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ सर आपको, आप सबकी बारी में बोल रहे हैं, ऐसे बात नहीं होती है सर। आप अपने समय में बोल चुके हैं सर, ठीक है, उनका ऑडियो नीचे करिए। विनीत जी अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं आप और किसी प्रवक्ता को समय बर्बाद नहीं करने दूंगी इस तरह से। प्लीज सब लोग अपनी बारी में बोलें। मीनाक्षी जी, विनीत जी कंप्लीट करिए। कारण 2 होता है कोई भी पार्टी टूटने का। पहला होता है पावर, दूसरा होता है सैद्धांतिक रूप से आइडियोलॉजिकली इंक्लाइनेशन होता है। आप देख लीजिए, टीएमसी हो, शिवसेना, यूबीटी हो या भी सपा की बात कर रहे हैं, किसी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जहां मौका मिलता है वो खसक लेते हैं। दूसरी बात, अभी मैडम कह रही थी कि क्या बीजेपी ने किसी भी टीएमसी सांसद को लिया है? शिवसेना यूबीटी के सांसद अगर टूट जाते हैं तो क्या लिया है? हमने किसी को नहीं लिया है। आप टूटने वाले हैं, इसलिए आप टूटते हैं, कोई आपको तोड़ नहीं रहा है। और आपने अगर इतना बढ़िया काम किया होता तो जनता आपको इस स्थिति पे लाके नहीं रखती। तो कृपया करके हम पे दोषारोपण नहीं करें। हमारे पास
हर वो चीज है जिसके कारण हम बिल को पास करा सकते हैं। हम बस वेट एंड वॉच कर रहे हैं। समय आएगा उसके अनुसार से एनडीए जो है वो अपना कार्य करेगा। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त शाइना एनसीपी जुड़ गई हैं। शाइना जी, महाराष्ट्र पर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। नमस्कार। 2022 की तस्वीर फिर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ा आरोप जो अपोजिशन की तरफ से आ रहा है वो ये है कि मॉनसून सेशन के लिए संसद का नंबर गेम फिट करना है, इसीलिए ऑपोजिशन पर ये मार पड़ रही है। ये विश्लेषण आपका हो सकता है। आप एक पत्रकार हो। सर्वप्रथम हम छोटे कार्यकर्ता हैं, करते हैं कि हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय एकनाथ जी जनता के लिए काम कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जो हुआ, क्यों लोग आ रहे हैं, क्यों लोग पक्ष प्रवेश है। उनको ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है। मैं जवाब दे दूं? मैं बोलूं? अब उनका ऑडियो खराब है तो। छोटे कार्यकर्ता आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, स्वाभाविक रूप से। ठीक है शाइना जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है हम तक, कार में शायद आप ऑडियो मैं बोलूं? दिक्कत हो रही है। राकेश शेट्टी जी, राकेश शेट्टी जी, जब आज हम सभी यहाँ पे डिस्कशन कर रहे, हमें एक और चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तब जनता ने अपना प्रतिनिधि को चुना, उसके साथ पार्टी और विचारधारा को भी चुन लिया। जैसे आप अब न्यूज में दिखा रहे हैं कि शिवसेना के कुछ सांसद जाने वाले हैं, तो ये प्रश्न उठता है कि जनता का बात कौन करेगा, क्योंकि जनता ने तो पूरे विश्वास से ये सांसदों को चुनकर लोकसभा भेजा है। और अगर अब लोकसभा जाने के बाद मुझे पता नहीं पैसे का लालच हो, ईडी सीबीआई का हो, धमकाकर ये सांसदों को अगर भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लेती है या अपने अलायंस के साथ लेती है, मुझे लगता है कि ये जनता से किया हुआ बहुत बड़ा गद्दारी है और जनता को इस तरह से चलना नहीं चाहिए। जिस तरह कुछ जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया, और अगर आज आप उस सांसद को राकेश शेट्टी जी, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की पिक्चर पे बात करते करते आप तमिलनाडु में क्या हुआ ये भूल गए। तमिलनाडु में कांग्रेस अपना अलायंस छोड़कर विजय साहब के साथ आ गई ना, तो यही जो नियम आप समझा रहे हैं या जो ये पिक्चर आप, ये जो नैतिकता की बात आप समझा रहे हैं, ये तमिलनाडु में लागू नहीं होती कांग्रेस के ऊपर। तमिलनाडु का आपको बता देता हूँ। देखिए कि एक चीज बहुत तय है कि कुछ निर्णय है जो पार्टी लेती है, पार्टी अलग होता है, इंडिविजुअल सांसद अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र में आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कोशिश करने के बाद भी आउट ऑफ 48 महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस को 31 एमपीज मिले थे। ठीक है, अगर उसमें से आप तोड़ के अगर ले रहे तो जनता ने तो आपको रिजेक्ट किया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो जब 19 में। लेकिन राकेश शेट्टी जी, बड़ा सहूलियत के साथ होता है। बंगाल में जब मन करता है आप लोग ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ते हैं, फिर इंडिया अलायंस में नतीजों के बाद आप कहते हैं कि अब हम साथ में खड़े हैं, एक साथ बैठकों में आएंगे। यही कंफ्यूजन जनता के बीच में जाती है जब ये स्टेटमेंट्स निकल कर आते हैं। लेकिन डॉक्टर विनीत सिंह, बार बार जो पिक्चर निकल कर आ रही है, सवाल का जवाब आप पहली बार में नहीं दे पाए थे, लेकिन बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि इनडायरेक्टली ऑपोजिशन के जो दल हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है सर। अब वो ताकत का इस्तेमाल आप कह लीजिए, एजेंसी का इस्तेमाल कह लीजिए, जिस भी तरह से डिस्टर्ब किया जा सकता है वो किया जा रहा है। ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से है। विनीत जी, मैं बोलूं? मीनाक्षी जी, मैं बोलूं? जब मीनाक्षी जी, नहीं, मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए। मीनाक्षी जी, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आप ऐसा किसी भी देख लीजिए, हमारी पार्टी को ले लीजिए आप, लोजपा रामविलास 5 सांसद वाली पार्टी है, बिहार में सरकार में है। हमारे नेता के किसी के पीछे हम पहले ना भी थे एनडीए में, तब भी कभी पीछे हमारे ईडी सीबीआई नहीं लगी थी। तो ये जो रोना होता है ना, ये इनका आज से नहीं, पता नहीं कई सालों से चल रहा है कि जब चुनाव हारते हैं तब ये रोना चालू करते हैं। हमने कहा कि अगर आप ये माइनिंग स्कैम में अखिलेश यादव जी का नाम है, किसके कहने पे हुआ था? इलाहाबाद हाईकोर्ट के कहने पे सीबीआई ने केस दर्ज किया था। विनीत जी, मुझे आरोपों की बात बताइए, क्योंकि अब मैं अगर कन्विक्शन रेट कितना है, मैं अगर ये बताने लगूंगी
कि जो भी एजेंसीज केसेस चलाती हैं अंत में उनका कन्विक्शन रेट क्या निकलता है, कितने लोगों को सजा होती है, खासकर विपक्षी नेताओं पर इलेक्शन से पहले कितने अगर मैं नंबर बताऊंगी तो फिर ये पूरी डिबेट अलग दिशा में चली जाएगी। लेकिन ये एक बड़ा आरोप अपनी तरफ से लगातार रहा है। जरा विनीत जी की बातों का हमें जवाब देना पड़ेगा। बहुत पर्याप्त समय आप विनीत जी ने दिया है। मैम 20 सेकंड में मीनाक्षी जी, ईडी का कन्विक्शन रेट 95%। ऐसा क्यों होता है? सुषमा अंधारी जी 10 सेकंड में बात करिए मैम, फिर मैं ब्रेक लूंगी उसके बाद। सुषमा अंधारी जी 10 सेकंड में बात। अभी बहुत नहीं 10 सेकंड नहीं, जब वह 1.5 मिनट बोलते हैं तो दूसरों को कम से कम 1 मिनट बोलने दीजिए। डिबेट कैसे कंडक्ट करनी है वो मैं तय करूंगी। अगर मैंने आपको 10 सेकंड का समय दिया आप उस पर अपनी बात कह सकती हैं, लेकिन ठीक है अरे बोलने दीजिए, बात करनी मेरे पास समय की कमी है। चलिए इसी के साथ वक्त मेरे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। 8-10 हजार रुपए तनख्वाह हुआ करती थी, तो मंदिर में चंदा गिनने के काम में भी टिन्नू यादव को लगाया गया। अब दावा यह है कि चंपत राय के साथ आए तो तनख्वाह बढ़कर के 18-20 हजार रुपए हो गई। अभी नया मकान बना था, जल्दी। और अब बात राम मंदिर दान में गड़बड़ी की खबर की। यूपी में दान चोरी का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। राम मंदिर दान चोरी पर अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म का मतलब धन है। मंदिर के सीसीटीवी जानबूझकर गायब किए गए। सीसीटीवी से किसी का राज खुल जाता और इसीलिए इन्हें गायब कर दिया गया। चुनाव की तरह यहां भी सीसीटीवी फुटेज नदारद है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे। और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। तो चंदा चोरी को लेकर आरोप अखिलेश यादव यहां पर पुराने चुनावों से भी जोड़कर बता रहे हैं कि जैसे पुराने चुनावों में धांधली हुई है वैसा ही बीजेपी ने अब मंदिरों के भीतर भी किया। सीसीटीवी फुटेज पर वो इशारा यहां पर संकेत दे रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से दान चोरी के आरोप और जांच का दायरा एसआईटी का बढ़ता जा रहा है, उन सब के बीच संत समाज भी इस पर नाराजगी जता रहा है। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब कॉरिडोर में भी घपले का आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सड़क चौड़ीकरण और कॉरिडोर के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया है और इसकी न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। घोटाले में शामिल कोई भी ट्रस्टी, किसी भी कमेटी का कोई भी सदस्य और कोई भी प्रशासनिक और विकास प्राधिकरण का अधिकारी बचना नहीं चाहिए। इतने बड़े घोटाले इन सब की मिलीभगत से होते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में भी उन्होंने चोरी के नए आरोप लगा दिए। उन्होंने लिखा, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके बाद उन्होंने जमीन चोरी से लेकर अरबों रुपए की श्रीराम शिलाओं की चोरी के भी आरोप लगा दिए। इसे महाघोटाला बताते हुए गहरी पड़ताल की मांग की। हालांकि राम मंदिर मिशन से जुड़े विनय कटियार शिला चोरी के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। ड्राइवरों से नहीं बात करते हैं। हमारी गाड़ी चलेगी तो हम ड्राइवर को तो ना, हमारा जो रहेगा सरकारी ड्राइवर रहता है, तो उस पर चर्चा कर लेंगे। क्या लगता है सिर्फ रुपए पैसे तक सीमित है कि आभूषणों को भी लेकर बात कही जा रही है? शिलाएं भी चोरी हो गई हैं ऐसा भी कहा जा रहा है। शिलाएं कोई नहीं ले जा सकता। शिला कौन ले जाएगा यहाँ से? इतनी भारी भारी शिलाएं हैं, कोई शिलाएं उठा ले जाएगा? लेकिन विनय कटियार से लेकर दूसरे सियासी दल चंदा चोरी के आरोपों पर बेहद गुस्सा है, निशाना साध रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में चोरी का एक मुद्दा सामने आया है। अब ये धर्म पे हम बात नहीं करते, लेकिन आप देख लो बीजेपी का चेहरा क्या है। केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर कांग्रेस भी
चंदा चोरी के आरोपों पर मुखर है। राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी का प्रकरण सामने आया है, ये बहुत गंभीर है और इस पर राज्य सरकार ने संज्ञान ले लिया है। एसआईटी गठित हुई है और हम अपनी पार्टी की तरफ से यही चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर से कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तभी बातें आई हैं। मुझे लगता है इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए और जांच पूरे देश के साथ प्रस्तुत। साधु संतों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। उन्हें चंदा चोरी पर यकीन नहीं हो रहा। देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं, जिसने चोरी करी है उसे, अगर की है, आई डोंट नो कि उसने की है कि नहीं, जिसने भी की है वो अपनी गलती माने और उस धन को राम जी को वापस करे। और जिनको लगता है कि मैंने चोरी की है उनको वहां से हटा दिया जाए। कोई भी हो जिसने राम और राम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्हें उस जगह से तुरंत हटा देना चाहिए। एसआईटी जांच फुल स्विंग में है। लगातार लोगों से पूछताछ हो रही है। चंदे से जुड़े एक एक व्यक्ति की पूरी पड़ताल हो रही है। इस जांच पर विनय कटियार ने कहा कि उन्हें एसआईटी पर पूरा भरोसा है। आपको एसआईटी पर भरोसा है? सब जो भी है सच्चाई बाहर आ जाएगी? जो होगा प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया है। अच्छा, आपको नहीं मालूम है क्या? नहीं। कल ही घोषित हो गए, एसआईटी घोषित हो गई और अभी वो शाम तक सब पहुंच जाएंगे एसआईटी वाले, और हो सकता है अब तक पहुंच चुके हों। वो जो उत्तर प्रदेश एसआईटी गठित हुई है वो तो कल जा चुकी है। वहां महाराज जी ने जो एसआईटी गठित की है वो कल जाकर महाराज जी ने नहीं गठित की, वो सीधे प्रधानमंत्री ने की है। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। हर दिन वहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। अपने मन भाव से, अपनी यथाशक्ति के मुताबिक भगवान श्री राम के चरणों में दान अर्पित करते हैं। उस पवित्र पूंजी को लेकर चोरी के आरोप है। सच क्या है, उम्मीद करते हैं जल्द ही सामने आएगा। रणबीर सिंह और अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।